नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के घर सीबीआई का छापा पड़ गया है। आपको याद होगा 2020 में जब अशोक गहलोत ने कमान संभाली थी और उनकी सरकार गिराने की कोशिशें हुई थी, और उस समय वो जब इसे बचाने में जुटे थे, उस समय भी उनके घर पर जो है ईडी का छापा पड़ा था। तो अब वो जो कांग्रेस का पूरा आंदोलन चल रहा है, राहुल गांधी के पक्ष में जो पूरा सारी चीजें हो रही हैं, उसे मैनेज चूंकि अशोक गहलोत कर रहे हैं, इसलिए अब अशोक गहलोत के भाई के घर फिर से दोबारा छापा पड़ गया और यह कार्रवाई लगातार उन पर हो रही है। जब जब वो संभलने की कोशिश करते हैं, जब जब बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके यहाँ छापे पड़ते हैं। और यह एक पहला मौका नहीं है। इसके पहले आपने देखा होगा कर्नाटक के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके घर पर छापे पड़े थे, सीबीआई के भी पड़े, ईडी के भी पड़े। इसी तरीके से आप यदि और भी कहीं पर भी देख लेंगे, चाहे जब कहेंगे मध्य प्रदेश का चल रहा था, चुनाव चल रहा था, उस समय वहां पर जो है कमलनाथ के यहाँ और उनके लोगों के यहाँ छापे पड़ रहे थे। इसी तरीके से जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तब यही हो रहा था, और प्रियंका गांधी को बार बार चुनावों के दौरान जो है ईडी बुला रही थी और पूछताछ के नाम पे उनको, उनके पति को, सबको किया जा रहा था। अब फिर से वही शुरू हो गया है। ये कोई नई चीज नहीं है और इसलिए कांग्रेस पार्टी शायद इन सब चीजों से अब पूरी तरीके से सहमत है। क्या मामला है भी जान लेते हैं। अग्रसेन गहलोत हैं जो अशोक गहलोत के बड़े भाई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। 2007-8 के बीच उन्होंने फर्टिलाइजर बनाने के लिए जरूरी पोटास और वो सारी चीजें जो ली थी, किसानों को देने के लिए, सब्सिडी के लिए की थी, तो उसे उन्होंने कुछ कंपनियों को बेचा था कि जिससे वो किसानों को उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करें। और इस मामले में ईडी ने पहले उन पर वो कार्रवाई की। कांग्रेस के ही जमाने पर उन पर एक कार्रवाई हुई थी कि जब उन्होंने जो विदेश से तमाम सारे सामान जो आयात किया था, उस पर कस्टम ड्यूटी लगा दी गई थी और कस्टम ने उनको कांग्रेस के समय में 4.46 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई थी। मतलब एक प्रकार से 5.5 करोड़ की पेनाल्टी लगाई थी। मतलब यह है कि कांग्रेस अपने नेताओं को भी बख्शती नहीं थी यदि कहीं गलती हो, लेकिन जितनी गलती होती थी उतनी कार्रवाई होती थी। अग्रसेन की अपील पर हाईकोर्ट ने ईडी से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है। तो इस मामले में अब जब हुई, ईडी ने उसी पे कार्रवाई की कि ईडी ने छापेमारी उसी मामले में की जिस मामले में वो जुर्माना दे चुके हैं। अब आप ये समझिए कि जो पेनाल्टी दे चुका है उसमें आप ईडी छापेमारी करती है। वो कोर्ट गए कि साहब इसमें तो ऑलरेडी सारी चीजें हो चुकी हैं, और कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और कहा कि उनकी जमानत क्या, गिरफ्तारी पर रोक लगाई। उसके बाद में अब उसी मामले पर सीबीआई ने जांच शुरू की और सीबीआई ने मामला दर्ज करके सीबीआई उनके घर अब पहुंच गई है। तो मतलब कभी आपके यहाँ कुछ भेजा जाएगा, कभी ईडी भेजी जाएगी, कभी सीबीआई भेजी जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। अब अधिकारियों की टीम उनके यहाँ लगी हुई है और उनके तमाम सारे जो है, उनकी दुकान हो, उनके दूसरे ऑफिसेज हो और जो भी कुछ है, वो असल में आईपीएल के अर्थराइज्ड डीलर थे। और अर्थराइज्ड डीलर होने के कारण एमओपी पर उन्होंने जो खरीदी थी, सब्सिडाइज रेट पर जो खरीदी थी ये फर्टिलाइजर, उस फर्टिलाइजर के मामले में ये था कि उन्हें किसानों को देनी है और उसके बाद में तो उन्होंने कंपनियों के थ्रू किसानों को दी। इस बात पर सिर्फ उन पर आरोप है कि इस पर उन्होंने बेनिफिट कमाया, लेकिन वास्तव में उन्होंने जो रिकॉर्ड सौंपे हैं उसमें यह आता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा बेनिफिट कमाया ही नहीं। उन्होंने तो वही सामान्य लाभ कमाया जो खुद भी बेच करके वही होता है। चूंकि सब जगह अपना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, हम बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हम अर्थराइज्ड जब डीलर हैं तो हम उन्हीं कंपनियों के थ्रू ही उन्हें वो करते हैं। तो इस तरह का मामला है, लेकिन आप देखिए कि कैसे होता है। इसी बात पे लेके आपको याद होगा अभी पीछे पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के घर में सीबीआई ने छापा मारा था और तमाम उनके ऑफिस, घर, दोस्तों, मित्रों, सबके यहाँ चेन्नई, दिल्ली, सब जगह छापे मारे गए और बताया गया कि 11 जगह पर छापे मारे गए थे। और ये लगातार रेड चली 2-3 दिन, लेकिन कुछ नहीं हासिल हुआ। इसको लेकर के एक बड़ी चीज कार्ति चिदम्बरम ने तब कही थी। has been imposed. What is the plan? The fact that we have all congregated here is protest by itself. The fact that we are here to highlight to the country
the blatant misuse of agencies. I'm only surprised that the government has just only imposed 144 and not parked 5 bulldozers here. This is the style of this government. We have the fact that all of us have congregated here is protest by itself. कहा था कि जांच एजेंसियों के इतने छापे पड़ चुके हैं, हमारे यहाँ रेड पड़ चुकी है कि अब हमने उसे गिनना ही छोड़ दिया है। क्या भाई, जो तुम्हें जहां छापा मारना है मार लो, क्योंकि वास्तव में कुछ है ही नहीं और आज तक आप कुछ निकाल नहीं पाए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो इस तरह सिर्फ आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आप दबाने डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। और आपने देखा जब अभी राहुल गांधी पर ये सब हुआ तो कार्ति चिदम्बरम भी लड़ रहे थे और पी चिदम्बरम भी लड़ रहे थे, क्योंकि जानते हैं तुम जो कर सकते हो, तुम्हारी उतनी क्षमता है और उसके लिए वो तैयार है। लेकिन वहीं एक दूसरी सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि स्विस बैंक में भारतीय काला धन पहले की ऐतिहासिक रूप से इतना अधिक हो गया है जितना कभी नहीं था। और जो रिकॉर्ड 2018 के बाद से स्विस बैंक लगातार भारत सरकार को शेयर कर रहा है, उसके मुताबिक अभी जो 14 साल का उसने रिकॉर्ड दिया, उन 14 साल में इस समय रिकॉर्ड काला धन पहुंच गया है उनकी बैंकों में। अब वो किस तरह से कैसे धन है, क्योंकि इन बैंकों में कोई सही आदमी तो धन जमा नहीं करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है ब्लैक मनी ही होगी। तो अब ब्लैक मनी इतनी बढ़ गई है, जो ये सरकार यही कह के आई थी कि हम काला धन वापस लाएंगे, और अब तक का जो रिकॉर्ड है ये सरकार काला धन वापस नहीं ला पाई, जबकि मनमोहन सिंह सरकार में बहुत बड़ा अमाउंट वापस आया था। तो यह समझना होगा कि क्या यह सरकार काला धन इकट्ठा करने वालों की सहयोगी है। सवाल उठ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार पर, क्योंकि जो रिकॉर्ड आया है भारत सरकार के पास है, भारत सरकार को जो आंकड़े मिले हैं स्विस बैंक ने जो दिए हैं उसके मुताबिक जो है स्विस बैंक में जो है पिछले साल जो 20,700 करोड़ रुपया जो था काला धन, वो अब बढ़ करके 30,000 कुछ करोड़ से ऊपर हो गया है, 30,500 करोड़ से, मतलब एक प्रकार राउंड फिगर में 31,000 करोड़ रुपया हो गया है। तो आप ये समझिए कि 31,000 करोड़ रुपया ये हो गया है। यदि जैसा नरेंद्र मोदी कहते थे कि यदि ये काला धन आ जाएगा तो हर किसी को 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ जाएंगे, तो साहब अब तो 30-30 लाख रुपए खाते में आने चाहिए, क्योंकि अब तो डबल हो रहा है। तो मतलब ये है कि हर व्यक्ति का नरेंद्र मोदी अब 30-30 लाख रुपया दबा के बैठे हुए हैं। तो यह स्थिति, और ये लगातार उछाल आ रहा है कि आप देखिए ये 2021 के आंकड़े, क्योंकि 2020 में जो 20,700 करोड़ रुपए था वो अब 2021 में वो 31,000 करोड़ के करीब पहुंच गया है। तो आप ये समझिए कि जिस तरीके से गुरुवार को स्विट्जरलैंड में केंद्रीय बैंक के वार्षिक आंकड़े जारी हुए, उन आंकड़ों के मुताबिक भारत का एक बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी के रूप में वहां है। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक भी कांग्रेसी नेता नहीं है जिसका वहां पैसा हो। तो यह रिकॉर्ड अब सामने आ गया, जो ये बदनाम किया करते थे बार बार कि इनका है, उनका है, उनका है, 1 रुपया नहीं बता पाए कि किसी का भी है, कि राहुल गांधी का है, कि प्रियंका गांधी का है, कि सोनिया गांधी का है, कि किसी और का है। कांग्रेस के सिंगल लीडर का 1 रुपया उस काले धन में से एक नहीं है। तो यह आंकड़े आज पब्लिक डोमेन में है। अब इसके बाद स्विट्जरलैंड और भारत के बीच जो 2008 में करार हुआ था कि सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, उसी के तहत 2019 में पहली बार जो स्विस बैंक ने अपनी पूरी जानकारी साझा की थी, और उसके बाद फिर 2020 में की। अब 2021 की जानकारी भी साझा उन्होंने कर दी है। तो इस तरह से अब तक ये है। स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक है क्या, आप ये भी जान लीजिए। स्विट्जरलैंड में करीब 400 अधिक कर्मचारी कार्यरत है स्विट्जरलैंड बैंक में। और इसमें क्या होता है, स्विस फेडरल बैंकिंग एक्ट की गोपनीयता की धारा 47 है। इसके तहत वहां बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार कोई भी व्यक्ति रखता है, और यूबीएस को पूरी दुनिया में स्विस बैंक के नाम से जाना जाता है। ये विश्व के शीर्ष 3 बैंकों में से एक है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख और बसेल में है, और ये बैंक गोपनीयता के नियमों का सख्ती से पालन करती है। जब तक कि स्विट्जरलैंड में कोई क्राइम ना हो जाए, ये
अपने बैंक धारकों के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं करती है, लेकिन भारत से समझौता होने के बाद में वो इतनी जानकारी साझा कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि काले धन वाले लोग कौन हैं। और भारत में छापे चाहे सीबीआई के हों, ईडी के हों, दूसरे और संस्थाओं के हों, जो भी जांच एजेंसियां हैं, उन सब के छापे उन्हीं के यहाँ पड़ते हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व नाराज होता है या डरता है, या उस डर के कारण वो घबराता है कि अब उनका क्या होगा। इसके बाद में एक और चीज जाननी होगी कि हमारे देश में इस समय अराजकता की स्थिति है तमाम तरह से। आप देखिए, अग्निपथ के नाम पर जिस तरीके से पूरे देश में स्थितियां हो रही, सब बर्बाद हो रहा है, और इन सब के बाद सरकार पर जू नहीं रेंग रहा है। तो इसके बाद में आता है कि क्या हमारी सरकार सही में पूरी तरह से फासिस्ट हो गई है, फांसीवादी हो गई है? 100 साल हम पीछे चले गए हैं क्या? आपको याद होगा 2014-15 के आसपास की बात है, और 2019 के प्रथम विश्व युद्ध के समय की बात है, जब मुसोलिनी ने अपने देश में किस तरीके से फासिस्ट को स्थापित किया था, और राजा जो विक्टर इमैनुअल थे, उनको, सम्राट को विवश कर दिया था कि मुसोलिनी को पूरा सत्ता सौंपे और उनको ही पूरी सौंप दे। और इसके बाद में इटली के नेतृत्व में जो है धुरी राष्ट्रों का बनाए गए थे, और उन राष्ट्रों ने मित्र राष्ट्रों पर आक्रमण कर दिया था। और उसके बाद में आप देखिए किस तरीके से हो गया था, अधिनायकवाद बिल्कुल स्थापित हो गया था। तो ये प्रथम विश्व युद्ध जो मुसोलिनी ने, वो फासिस्ट का था। और आरंभिक दिनों में फासिस्ट आंदोलन का जो ध्येय बताया गया था, वही है जो भारतीय जनता पार्टी बताती है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और शक्ति में वृद्धि करना, और नस्लीय अपने आप को जो है प्रमुख बताना कि हमारी नस्ल जो है आर्यंस हैं, हम बहुत श्रेष्ठ हैं। तो अपनी नस्ल और राष्ट्र के नाम पर यह शुरू किया गया था, और धीरे धीरे आते आते ये हत्यारी फासिस्ट हो गया। फासिस्ट का मतलब हत्यारा हो गया था, और फासिस्ट एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन की तरह से हो गया। और उसके बाद में ये पूरी तरीके से विपक्ष को खत्म कर देने की राजनीति पर चला गया। फिर मुसोलिनी के बाद जब 1935 में मुसोलिनी और हिटलर का समझौता हो गया, इसके बाद में ये साम्राज्यवाद से जुड़ गया, और इसने उसके बाद में जिस तरीके से किया, और इसका नतीजा था दूसरा विश्व युद्ध। तो आप ये देख लीजिए, हिटलर, मुसोलिनी और यही सारे सब थे। तो यही फासिज्म है, और फासिज्म ने पूरे इटली को भी बर्बाद किया, जर्मनी को भी बर्बाद किया, और यह हमारे सामने है। तो बर्लिन और रोम की जो धुरी थी, उसको बर्बाद किया और बताया कि नहीं, श्रेष्ठ वो नहीं है, श्रेष्ठ कौन है, इसको समझिए। तो देश को बनाने वाले श्रेष्ठ है। आज देश के 1 दर्जन राज्य बुरी तरीके से अग्निपथ के विरोध में चल रहे हैं, और वहां युवाओं ने पूरी तरीके से एक बीड़ा उठा लिया है कि हम इतना, हमारा भविष्य आप खत्म कर रहे हैं, हमें खत्म कर रहे हैं, हमारी सेना को खत्म कर रहे हैं, अपने सिर्फ निजी स्वार्थों के लिए। और इसको लेके विवाद है, और यह स्थिति है। बिहार में तो 8 ट्रेनें भी फूंक दी गई हैं। उसके बाद में बिहार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका घर हो, और भाजपा के अध्यक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष का घर हो, वो भी जला दिया गया है, दफ्तर जला दिए गए हैं। तो आप समझिए कि कितनी भयावह स्थिति हो गई है। हमारे देश में ठेके पर सैनिकों की भर्ती का नया नाम है अग्निपथ, और ये हमारे देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के साथ में एक भद्दा मजाक है। हमारे सरकारों के अंदर कुल मिलाकर के 62,29,000 रिक्त पद, 62,29,000, जिसमें भारतीय सेना अकेले के अंदर 2,55,000 रिक्त पद, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर 91,929, लगभग 1 लाख रिक्त पद, स्टेट पुलिस फोर्सेस के अंदर 5,31,000 के करीब रिक्त पद, रेलवेज के अंदर 2,66,000 रिक्त पद हैं, और सभी अगर और भी सब मिला लें तो लगभग 62,29,000 रिक्त पद। और ठेके पर सैनिकों की भर्ती कितने, टोटल केवल 46,000 लोगों को इतना बढ़ा चढ़ा करके, और वो भी
युवाओं के साथ में किस प्रकार का भद्दा मजाक है। इसके अलावा हरियाणा हो, दूसरे और राज्य हो, तमाम राज्य, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां सेना के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं लड़के, वहां पर हो, हरियाणा में हो जहां पर तैयारी करते हैं, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, दूसरे और राज्य, तो इस तरह से करके पूरे देश में स्थिति है। और जम्मू तवी और गुवाहाटी एक्सप्रेस जो जाती हैं उनमें आग लगा दी गई, दूसरी लगा दी गई है। तो आज रेलवे का यातायात भी बंद हो गया है, तो इन हालत में है। तो इस स्थिति में तमाम स्टेशन जो है आज जो ये क्रांतिकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनके हाथ में आ गया है। तो यह स्थिति है। अब तमाम स्टेशन जल रहे हैं, तमाम जो है संपत्तियां जल रही हैं, तमाम ट्रेनें जल रही हैं और सबको रोक कर बैठे हुए हैं कौन? वो युवा जो देश का भविष्य बनने चले थे, जो देश को बचाने चले थे, जो उसके लिए तैयारी कर रहे थे, और उन्हें आपने आग में झोंक दिया है। और आग में झोंकने के बाद आप कहते हो कि आप किस तरीके से एक श्रेष्ठ बनो, जाने क्या बनो, तो ये आप बताते हैं। तो इससे समझ लीजिए केंद्र सरकार ने ही जो जिस तरह से किया कि 14 जून को जिस तरह घोषित किया कि थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इन सब में अब जो भर्ती होगी पहले 4 साल की होगी, और फिर 4 साल बाद यदि आपसे परीक्षा ली जाएगी, फिर आपको यदि होगा तो सिर्फ 25% लोगों को एकोमोडेट किया जाएगा, 75% को बेरोजगार कर दिया जाएगा। फिर दूसरे तमाम सारे देश के अन्य उसमें जब दबाव पड़ा तो उन्होंने घोषणा की कि हाँ, हम जो अपने आप प्राथमिकता देंगे। अब इन प्राथमिकता से तो भविष्य नहीं बनता है, आपको उन्हें क्या कहते हैं, जॉब देना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई स्थायी, कोई विश्वसनीय साधन नहीं है। और यह स्थिति है। जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से बुरी हालत होती है। इसके बाद में अश्विनी चौबे जैसे भाजपा में मंत्री हैं जो इस आग को और भड़काने का काम करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि बहकावे में ना आए, बहका कौन रहा है, जो कुछ आपने ही घोषित किया है और वही बता रहे हैं, और उसके बाद आप कहते हैं बहकावे में ना आए। और वो इतने गंदे बोल बोलते हैं कि जिससे उनके चाल, चरित्र, चेहरा और संस्कारों का पता चलता है, जैसे कि नाली के गंदे और इस तरह के। तो आप समझिए वो खुद जिस कीचड़ में पनपे हैं वही वो सीखते हैं और बोलते हैं। तो ये दशा है। तो जबकि आप देखिए कांग्रेस पार्टी का इस मामले में नैतिकता देखिए कि जब मणिशंकर अय्यर ने, आज वो नहीं है इस दुनिया में, उन्हें सलाम करते हैं, हालांकि मैं मानता हूं कि उन्होंने सही कहा था, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने जब प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोला तो उसके बाद में जो है कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। 6 साल वो बाहर रहे। और उसके बाद आप देखिए कि जिस तरीके से अभी महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक नेता ने प्रधानमंत्री के लिए कुछ कहा, कांग्रेस पार्टी ने उसमें कहीं ऑब्जेक्शन नहीं किया, उन्हें जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही गिरफ्तार किया गया। तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं एक तरफ नैतिकता है और एक तरफ जो है अनैतिकता है, फासिज्म है। आखिर क्यों केंद्र की भाजपा सरकार अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर श्री राहुल गांधी को परेशान करने में लगी है? क्या वजह है कि एक आधारहीन मामले को तूल देकर गांधी परिवार को निशाने पर लिया जा रहा है? दरअसल राहुल को सताना है क्योंकि नोटबंदी से हुई बर्बादी को छुपाना है। राहुल को सताना है क्योंकि आधी रात को लागू किए गए गब्बर सिंह टैक्स से हुई बर्बादी को छुपाना है। राहुल को सताना है क्योंकि राफेल सौदे में हुए महाभ्रष्टाचार को छुपाना है। राहुल को सताना है क्योंकि कोरोना की महामारी की अपनी घोर विफलताओं को छुपाना है। राहुल को सताना है क्योंकि बैसाखियों पर आई अर्थव्यवस्था की सच्चाई को छुपाना है। मैं पहले से कह रहा हूं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूं कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है। राहुल को सताना है क्योंकि आसमान छूती महंगाई की असफलता को छुपाना है। राहुल को सताना है क्योंकि गलत आर्थिक नीतियों से गिरते रुपए की हकीकत को छुपाना है। राहुल को सताना है चीन द्वारा कब्जे गए भारतीय इलाके के सच को छुपाना है। राहुल को सताना है क्योंकि देश की इकलौती निडर देशभक्त आवाज को दबाना है। मगर राहुल ना झुकेंगे, ना दबेंगे और ना डरेंगे। और वो फासिज्म स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से आप काला धन वालों का सपोर्ट कर रहे हैं। हमने देखा है कि नोटबंदी के जरिए किस तरह से सारा काला धन देश का सफेद हो गया।
किस तरीके से आपने जीएसटी ला करके सारे अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, बेमेल जीएसटी ला करके, और किस तरीके से आपने दूसरे हमारी बैंकों को खाली कर दिया, हमारे रिजर्व फंड को खाली कर दिया, और तब कुछ पूंजीपतियों को सारा देश का धन दे दिया, और उन्हीं के अनुसार आप नीतियां बना रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो उस पर छापे मारिए ना। जो 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला करती है बैंक, उस पर आप छापा, बैंकों से उस पर आप छापा नहीं मारते, क्योंकि वो गुजराती। तो गुजराती कनेक्शन वाले हैं। जितने भ्रष्ट अभी तक, जितने बड़े घोटाले हुए हैं, उनमें गुजराती कनेक्शन ही मिला है। तो ये एक बड़ी चीज है। तो गुजरात का प्रधानमंत्री क्या गुजरातियों को इस तरह से यही कराने के लिए आया है? देश को कंगाल बर्बाद करके अपने लोगों को सिर्फ बनाना चाहता है, और दूसरों पर छापा मार करके दूसरी तरीके से पुलिस और सारे तरीकों से डरा करके, धमका करके फासिज्म को स्थापित कर रहा है। इस बात के नमूने हैं, सबूत हैं। देखिए, समझिए। इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।